आज छत्तीसगढ़ में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है। छत्तीसगढ़ में यह चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और द्वितीय चरण का मतदान 17 नवंबर को संपन्न होगा। नहीं, समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत पहले टिकट भी डिक्लेयर कर दिया, लोगों को तैयार भी कर दिया, मानसिकता भी बना दिया, तो उतना पर्याप्त होता है लोगों से संपर्क करने का। और जो 5 साल लगातार संपर्क करते हैं उनको 15 दिन के संपर्क से फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेड था, उम्मीदें थी। पिछली बार भी 2 चरणों में चुनाव हुआ था। पिछली बार राजनांदगांव और बस्तर की सीटें थी, इस बार कवर्धा की दोनों सीटों को भी उसमें शामिल किया गया है। अब इसका आशय किस रूप में लिया जाए मैं आज व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन हम लोग उम्मीद करते थे कि 2 चरण में ही चुनाव होंगे और उसी के अनुरूप 2 चरणों की चुनाव की घोषणा हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। निश्चित छत्तीसगढ़ में आबो हवा और वातावरण कांग्रेस के पक्ष में है। हम फिर से पिछले जो परिणाम है उसको दोहराएंगे और रिकॉर्ड जीत छत्तीसगढ़ में हासिल करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा वो चुनावी आरंभ के बारे में है जो कि प्रचंड रूप से हमें आने वाले समय में दिखने वाला है और इसीलिए हमने नाम रखा है आरंभ है प्रचंड है। जी हां, ये वो दंगल है जिसकी गूंज अभी कुछ दिनों तक हमें लगातार सुनाई देगी और चुनावी माहौल के नगारे जब बज चुके हैं तो दोनों ओर से सेनाएं अब एक दूसरे पर वार करती हुई दिखाई भी देंगी। तो जब तारीखों का ऐलान हुआ है, बीजेपी ने अपने खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की ओर से कौन होगा प्रत्याशी इसका भले इंतजार है, लेकिन चुनाव आज से शुरू हो गया है। प्रशासन भी मुस्तैद है, पार्टियां भी चुस्त हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा इस पूरे गेम का अंजाम, यही आज हम चर्चा में लाएंगे और जानेंगे कि क्या कहना है कांग्रेस, भाजपा और हमारे विश्लेषक का। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ हैं। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं के.एस. चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए चर्चा शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि जो चुनाव की तारीखें हैं वो आई, इसके साथ साथ बीजेपी की सूची भी आ गई। तो आज दोहरा विश्लेषण करेंगे तारीखों के साथ साथ बीजेपी की सूची का भी। सबसे पहले बीजेपी की ओर ही रुख करता हूं। चौहान जी बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे कि उनकी सूची आएगी और तारीखें आएंगी तो वो ताल ठोक कर और अपनी जीत के मजबूती से दावे करेंगे। चौहान जी, तारीखें भी घोषित हो चुकी है, आप लोगों के ज्यादातर उम्मीदवार भी आ गए हैं। क्या आकलन लगा के चल रही है पार्टी? क्या आप लोगों का दावा रहेगा इस चुनाव को लेकर? सबसे पहले सभी को बधाई, आपके चैनल के द्वारा जो उम्मीदवार चुने गए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी से, और सभी को शुभकामनाएं। जो पक्ष भी हैं विपक्ष भी हैं, सभी को शुभकामनाएं कि आज से ये बिगुल बज चुका है चुनाव का और आरंभ है। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आरंभ उस अंत का है जिस अंत के लिए छत्तीसगढ़ की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। उस अंत का है जो अपराध ने अपनी सीमाएं पार कर दी थी। उस अंत का है जो विफलताएं ने भी अपनी सीमाएं पार कर दी थी। उस अंत का है आरंभ ये जिसने वादा खिलाफी की भी सीमाएं लांघ दी थी। उस अंत का भी है, उस अंत का ये आरंभ है जो भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान इसने जड़ दिए। आज छत्तीसगढ़ की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने ये दर्शा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मुस्तैद है और किस हिसाब से अपने संवेदनशीलता से ये चुनाव को लेती है और छत्तीसगढ़ की जनता उनको कितना प्रतिसाद दे रही है। इस वजह से ही भारतीय जनता पार्टी अपने सभी प्रत्याशी लगभग उतार चुकी है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना का भी तिवारी जी इसके साथ ही होना है चुनाव, ठीक है ना, है ना। लेकिन
कांग्रेस पार्टी तेलंगाना के जो प्रत्याशी हैं, सभी लगभग प्रत्याशी, वो 1 महीने पहले ही घोषित कर चुकी है। यहां पर क्यों नहीं हो रहे हैं? ये बोलते हैं कि आराम से करेंगे, हमारे को क्या दिक्कत है, दे रहा है तो दुरुस्त है, नतीजे अच्छे होने चाहिए। तो क्या तेलंगाना के नतीजे अच्छे नहीं होने वाले हैं क्या आपके? इसमें यह है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उनको पूरी टिकट देनी है कि नहीं देनी है। आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनकी सभी टिकटें काटनी है कि नहीं काटनी है। आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं जो 37 आपके विधायक की नेगेटिव रिपोर्ट आई थी, उसको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है। अरे 21 और 22 जो विधायक हमारे, जो अधिकृत जो हमारी सूची जारी हुई थी, अरे उसमें तो कर देते, कम से कम थोड़ी सी लाश तो बचा लेते। कि अपनी अंदरूनी आपकी स्थिति इसी से दर्शाती है कि आपके जो 21 और 22 जो हमारे 1 महीना पहले जो सूची जारी हुई है, उसमें आपके मुख्यमंत्री है, आपके मंत्री हैं, आपके लगभग सभी विधायक हैं। अरे कम से कम सिटिंग विधायक को या मंत्रियों को या मुख्यमंत्री को, अरे किसी की तो टिकट आप फाइनल करते नहीं, ये कर नहीं सकते हैं एक्चुअली। जी केंद्रीय चुनाव समिति में टीएस सिंहदेव जी राहु बन के बैठे हुए हैं, और इधर चुनाव जो स्क्रीनिंग कमेटी में इधर केतु बन के बैठे हुए हैं अपना भूपेश बघेल के जो चरणदास महंत जी हैं। तो इनकी अंदरूनी लड़ाई इतनी ज्यादा है, और जो सूचियां गई थी तिवारी जी वहां पर ऊपर केंद्रीय चुनाव समिति में, उनका बहुत जबरदस्त 30 नाम गए थे। उसमें क्या हुआ, तो उसमें ये फर्क दिखा कि जो नाम गए हैं और वो जो सर्वे है उनके पास, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का, राज्य का और केंद्र का जो सर्वे है उनका, वो उससे मैच ही दिखा रहा है, तो वो वापस पूरी आ गई सूची। ठीक है। तो ये अंदरूनी लड़ाइयां बहुत जबरदस्त चल रही हैं, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसी बात का बीजेपी को इंतजार है कि उनकी लड़ाई का हमें फायदा मिले। कांग्रेस क्या सोचती है? बीजेपी की सूची भी आ गई है, तारीख भी आ गई है, लेकिन इंतजार कांग्रेस का कम नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे श्रीवास्तव जी, आप लोगों के यहाँ देरी क्यों हो रही है? भाई देर की वजह क्या है? देखिए, मेरे अभिन्न मित्र बार-बार वक्ता चौहान की पूरी बातों को गौर से सुना, और मैं चाहते हुए बीच में मैंने जनता की उम्मीद करूंगा। सही बात, जिस प्रकार से वो पूरी तकरीर कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से मोहन जी बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि बीजेपी में जो सड़क फोड़ोवल हो रहा है और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली बीजेपी में कितने डिफरेंसेस हैं, जहां पर लिस्ट जारी होती है, लिस्ट लीक हो जाती है, और आज लगभग वही लिस्ट जो लीक हुई थी, वही लिस्ट लगभग मुझे लगता है कि फाइनल थी। तो लगातार इनके यहाँ जो है उसे ज्यादा ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस में क्या हो रहा है इसकी चिंता हम कर लेंगे, हमारा हाईकमान कर लेगा, हमारे नेतागण कर लेंगे, हमारे कार्यकर्तागण कर लेंगे। रही बात, आपने कहा डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ, अरे आपने 21 टिकट डिक्लेयर किया था ना, 2 बार से कभी जीते नहीं थे। 16 सीट ऐसी थी जो दो बार से हार रहे थे। 21 में 16 सीट ऐसी थी जिसमें कभी भाजपा जीती नहीं है। तो आप ऐसे कार्यकर्ताओं को शहीद कर रहे थे, और आज एक्चुअल नेताओं की आपने लिस्ट जारी कर दी है। तो आप और हम क्यों नहीं? देखिए, हमारा अंदरूनी मामला है, हम एक प्रोसेस से चलते हैं कि वार्ड से नाम जाएगा, जिले में जाएगा, जिले से प्रदेश में जाएगा, प्रदेश से फिर स्क्रीनिंग हमारे यहाँ कमेटी में जाएगा, वहां से फिर स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, CWC में मीटिंग में जाएगा, स्क्रीनिंग कमेटी में जाएगा, एक प्रोसेस होता है। आप क्या नहीं कि लोकसभा नाम यहाँ से जाता है, वहां पर अनिल जैन साहब को आके बाहर बोलना पड़ता है कि हम नए कैंडिडेट ला रहे हैं, और जिनका नाम आया था उस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं, और सारे लोगों को हम बदल रहे हैं। तो आप कम से कम आप लोगों को ये सब कहने का अधिकार नहीं है चौहान जी। रही बात, हम गड़बड़ी में मोहन जी हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहते। और रही बात, आज जिस प्रकार से चुनावी संघनाद हो गया है, और इस महासंग्राम में मैं आपको बता दूं, जनता प्रण कर चुकी थी, जनता तो इंतजार कर रही थी अपने लोकतंत्र के उत्सव का, जिसमें वो जवाब दे सके कि केंद्र की जो सरकार ने महंगाई कम करने का वादा किया था वो नहीं कर पाई, असफल रही। उसको जवाब देने का, भाजपा के नेताओं को फिर से हराने का। और इसीलिए हम कहते हैं कि पिछली बार तो जनता के प्यार और आशीर्वाद से हम 68 से 71 हुए थे, और इस बार हम तैयार है 75 पार। तो हमारा जो भरोसा है, जनता का भरोसा है, वो हम पे बरकरार है, और कांग्रेस की फिर पुनः 75 पार सरकार है।
और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रही बात, ये तो जनता की अब हम अदालत में आ चुके हैं मोहन जी, और रही बात के माध्यम से मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जो वोटर 1,19,000 से ज्यादा जो हमारी महिला वोटर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है छत्तीसगढ़ में, जो कि एक हर्ष का विषय है कि, और रही बात आपको मैं बता दूं 18 लाख से ज्यादा नए मतदाता इस बार जुड़ने जा रहे हैं, जो नई सरकार की किस्मत का अहम बनाने में अहम रोल अदा करेंगे। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बता दिया है कि छत्तीसगढ़ से जो संदेश पिछले बार गया था 3 राज्यों में हम जीते थे, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित करके बनाया था, उस कलंकित जो जिन्होंने किया था उसको मध्य प्रदेश में भी जवाब मिलेगा, और इन 5 राज्यों में उनको जवाब मिलेगा जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जो लगातार लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करते हैं। इसीलिए देश की जनता कहती है इस देश में लोकतंत्र की हत्या निरंतर जारी है और बीजेपी लोकतंत्र की हत्यारी है। तो अब उसकी विदाई निश्चित है। और आपने कहा आरंभ, बहुत अच्छा शब्द आपने यूज किया मोहन जी, और उसका जवाब में जो चौहान जी ने कहा आरंभ है, बिल्कुल निश्चित तौर पे आरंभ होगा केंद्र में बैठी हुई जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकने का। इस 5 राज्यों के चुनाव से संदेश जाएगा, जैसे हिमाचल ने दिया, जैसे कर्नाटक ने दिया, जैसे वहां की जनता ने दिया, छत्तीसगढ़ की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, राजस्थान की जनता, तेलंगाना की जनता, मिजोरम की जनता जवाब देगी, और केंद्र में बैठी हुई उस सरकार और उनके हुक्मरानों को ये बताएगी कि जनता से झूठे वादे जो आप करते हैं अब उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपका पुरजोर विरोध किया जाएगा, और आपको हटाने के लिए हम सब लोग मिलकर आवाज को बुलंद करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक प्रति सवाल जवाब मैं लूंगा। पहले टिप्पणी हम ले लेते हैं। अनिरुद्ध दुबे जी इंतजार कर रहे हैं आप लोगों की लंबी लंबी तकरीरों के बाद, उनकी एक तीखी टिप्पणी सुन लीजिए। दुबे जी, ओवरऑल अब मैदान में आ गए, खिलाड़ी भी बीजेपी के तो मैदान में ही हैं, कांग्रेस वाले पवेलियन में इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी सूची आ जाएगी तो उनके भी खिलाड़ी कम साफ ही हैं कि कौन कौन रहेंगे सामने। क्या देखते हैं इस चुनावी रण में दोनों टीमों को? अगर आप देखते हैं तो आंकते कैसे, किसके तरफ बॉलर ज्यादा, बैट्समैन ज्यादा, इस तरीके का कुछ विश्लेषण आपकी तरफ से आ जाए तो। आप तो मोहन जी सीधे बोल दिए कि तीखी टिप्पणी, मतलब आपको मेरी तीखी टिप्पणी की दरकार है जी, तो आपने तो मुझे थोड़ा सा संकट में डाल दिया। आचार संहिता अब लग चुकी है। और दूसरी बात यह है मोहन जी की आज जो विषय ही रखा है आरंभ है, प्रचंड है, ये अपने आप में बड़ा गूंजने वाला और तीखा है। अनुराग कश्यप की किसी फिल्म का गीत है, और ये जो है पीयूष मिश्रा ने इस गीत को गाया था, बहुत लोगों की मोबाइल में भी ये बजा करता था टोन में। जब ये आज ये गीतमय जो है शीर्षक रहा आपका, तो मेरे को भाई अमित श्रीवास्तव से ये कुछ ऐसी उम्मीद थी कि वो बहुत कविता या शेर कहते हैं तो कुछ पहले अपने जो क्रम में जब आएंगे तो कुछ बोलेंगे, लेकिन नहीं बोले तो कोई बात नहीं, दूसरे क्रम में कह लेंगे। लेकिन आज जो है चौहान जी की भी बात सुन रहा था तो बड़ी रोचक लगी। मैं आपके मूल प्रश्न में भी आऊंगा मोहन जी। जी। तो ऐसा मुझे तो चौहान जी की बात सुन के ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको अपनी पार्टी भाजपा से जो है भीतर की खबर ज्यादा जो है कांग्रेस की है। उनको मतलब वहां पे स्क्रीनिंग कमेटी में कौन है और अपना केंद्रीय समिति में कौन है, और बहुत भीतर की बात वो कर गए। तेलंगाना में जो डिक्लेयर हो गया प्रत्याशी, उसकी भी बात कर गए, तो काफी कुछ उन्होंने कहा, मैं उनको भी सुन रहा था। और मोहन जी, जब बात है ये जो आपका प्रश्न है मूल, तो देखिए ये है कि एक संभावित सूची आई थी भारतीय जनता पार्टी की, जिसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि क्या ये सही है या सही नहीं है। जिसपे अरुण साव जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत सूची नहीं है। लेकिन जब आज वो विधिवत उसकी घोषणा हो गई तो उसने अधिकृत सूची का उसने स्वरूप ले लिया। और खास करके मतलब मोहन जी की जो आई थी संभावित सूची, उसमें माना जा रहा था कि विरोध, भारी विरोध के बाद ये 3-4 नाम तो उड़ेंगे। मैं उन 3-4 नामों में नहीं जाऊंगा, आपने कहा है तीखा कहना, तो भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि एक नया विवाद खड़ा होगा। तो 3-4 नाम भी सलामत हैं, मतलब वो कहीं से नहीं कटे। तो कुल मिला के ऊपर के लोगों ने संदेश दे दिया कि जो है हम जो सोचेंगे, जो हम तय करेंगे वो होगा। आप लोगों को अपने अपने मत देते रहिए, प्रदर्शन करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने हिसाब से ही चलेंगे। ठीक है, कम से कम ये है कि एक स्टैंड पे रहते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है मोहन जी। और दूसरी बात यह है कि जहां तक के डॉक्टर रमन सिंह जी, तरह तरह के जो है ना, मैं यहाँ पे चर्चाएं होती थी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी अब जो किनारे लग गए, उनकी भी टिकट पक्की है कि नहीं है कहा नहीं जा सकता, उनके लोग भी जगह पाएंगे या नहीं कहा नहीं जा सकता। तो देखिए आज की तारीख में अगर कहीं आप पूरी सूची की तरफ आप देख लेना तो कहीं ना कहीं आपको प्रतीत होगा, मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर रमन सिंह कमजोर हुए। और दूसरी बात ये भी थी कि मतलब कई जो है पूर्व मंत्री निपटेंगे, तो कोई पूर्व मंत्री निपटने जैसी बात नहीं थी, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल जी, अजय चंद्राकर जी
और अपना प्रेम प्रकाश पांडे जी, अमर अग्रवाल जी और महेश गागड़ा, लता उसेंडी, ये सब लोगों की तो टिकट आज पक्की हुई है। फिर दूसरी बात, अकलतरा से जो सौरभ सिंह वर्तमान विधायक जिनके खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, उनकी भी टिकट ओके हुई। फिर एक्सपेरिमेंट भी हुआ, मतलब परिवारवाद की बात होती है तो एक परिवार से दो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दांव खेला। प्रबल जुदेव और संयोगिता जुदेव जी, दो अलग अलग सीटों से टिकट दी। मतलब कुल मिला के जो थी, अगर कहीं लिखना, पढ़ना, बोलना, तो आज भारतीय जनता पार्टी की आप अगर यहाँ सूची को आप देख लें तो कहने के लिए काफी कुछ आपके पास रहेगा। ठीक है, कांग्रेस के में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, उसके लिए कुछ दिन इंतजार कर लेते हैं मोहन जी। ठीक, इंतजार कर लेंगे। लेकिन इस पूरे विश्लेषण से एक बात साफ आई है कि जिस बीजेपी की को इसलिए भी जाना जाता है कि वो सीधे पूरी की पूरी टिकट बदल देते हैं। गुजरात में पूरा प्रयोग हो जाता है, उत्तर प्रदेश में प्रयोग हो जाता है, छत्तीसगढ़ में ये प्रयोग पिछले बार भी ध्वस्त हो गया था, टिकट काटनी थी, नहीं काटी। इस बार की दूसरी सूची हम देख रहे हैं, वही पुराने चेहरे फिर से आ गए जो 15 साल राज कर रहे थे। तो फिर नया क्या है चौहान जी? ऐसे में जनता इनसे उब चुकी थी, वही चेहरे फिर आपने दे दिए। ये आप लोगों के पक्ष में टिकट सूची आई है कि विपक्ष में आई है? तिवारी जी, हम कांग्रेस पार्टी के जैसे नहीं हैं कि जो दोनों चीजें बोलती है, जो हार चुके हैं उनकी सभी की टिकटें कट जाएंगी, और दूसरी तरफ एक बोलती है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसको मिलेगी टिकट। तो जो हार भी चुके हैं तो ये हो सकता है ना कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विनिंग कैंडिडेट वो हो। 5 साल उसने मेहनत की हो, वो ऐसा बैठा नहीं हो, और उसने मेहनत की हो, वो विनिंग कैंडिडेट हो। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हैं कि हम लोग जो हारे हुए हैं सबकी टिकट काटेंगे, और दूसरी तरफ आप बोलते हैं कि हम जो विनिंग कैंडिडेट है उसको देंगे। अब रही भारतीय जनता पार्टी की बात। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ये देखती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, कौन समाज के लिए, उस क्षेत्र के लिए उपयोगी है, कौन वहां पर सब। देखिए 10 नाम होते हैं, 20 नाम होते हैं, लेकिन उसमें से एक नाम हमारे को चूज करना है। ये कठिन कार्य है, लेकिन तब भी कोई भी दल का हो, ये कठिन कार्य है, लेकिन तब भी ये भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखा दिया। और ये एक संदेश है तिवारी जी। क्या कोई नया चेहरा नहीं था? वही पुराने चेहरे दे दिए। सुनिए, अभी मैं ये बोल रहा हूं कि ये एक संदेश है। ये एक संदेश ये है कि हम टीम वर्क के हिसाब से काम करते हैं। ये संदेश है कि हमारे को संभालना आता है, इस वजह से हम लोग सूची डिक्लेयर करते हैं। ये सबसे बड़ा संदेश है जो कि कांग्रेस। ठीक है जी, ठीक है, चौहान जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संदेश साफ है कि वो जी चौहान जी का कहने का आशय ये है कि भाई वो पुराने लोगों को सहेजते भी हैं, संभालते भी हैं, डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए पुराने खिलाड़ियों को उतार दिया। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है? यही चेहरे हैं जिनको आप लोग हरा कर सत्ता में बैठे हैं श्रीवास्तव जी, फिर वही चेहरे आ गए, प्रेम प्रकाश पांडे, राजेश मुड़त, बृजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप, लता उसेंडी, ये सब बड़े चेहरे, रमन सिंह खुद उतर गए मैदान में। अब क्या सिनारियो चेंज हो गया है? आप लोगों का भी काम देख लिया, इन लोगों का भी काम देख लिया, जनता अब दोनों में से चुनेगी। क्या लगता है आप लोगों को क्यों चुनेगी? देखिए, क्यों चुनेगी, बहुत से कारण है, क्योंकि लगातार 5 सालों में हमने विकास किया। विठल गंगा भाई है यहाँ पर, जिस प्रकार से लोग कहते हैं ना भरोसे की सरकार कहते भरोसे की सरकार, हमने पिछले 4.5 सालों में यहाँ पर अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित की है। और लगातार जो हमने काम किया है, चाहे फिर किसानों के लिए, युवाओं के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया मोहन जी की इतने अनगिनत काम आदिवासी वर्ग के लिए हो, सारे लोगों के लिए हमने काम किया है। और लगातार मैंने कहा ना, इस 4.5 सालों हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए टेस्टेड और ट्रस्टेड दोनों हो चुके हैं। रही बात कि नए चेहरे इन्होंने नहीं दिया, तो हम सभी जानते हैं 15 सालों में बीजेपी 100 लोगों में घिरी रही, और फिर आज उन सभी लोगों का नाम आया है। खैर, इनका अंदरूनी मामला है, और अगर उनको टिकट मिली है तो मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि फिर उनको शहीद करने के लिए जिस प्रकार से पार्टी ने कहते हैं ना कि जाइए लड़ जाइए, क्योंकि उनको पता है कि इस बार 75 पार हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने 21 लोगों को टिकट दिया था, जो 2 बार से वहां पर वो जीत ही नहीं पा रहे थे,
और रही बात कार्यकर्ताओं की, तो ये वो पार्टी है जब चुनाव जीतते हैं तो नेता श्रेय अपना ले लेते हैं और जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं हम अपने कार्यकर्ताओं के कारण हार गए। जब आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी से पूछा गया था कि आप क्यों चुनाव हार गए, तो उन्होंने कहा हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें चुनाव हरा दिया। ठीक है, यही सवाल में अनिरुद्ध जी ज्यादा इसमें प्रकाश डाल पाएंगे। अनिरुद्ध जी, ये वही टीम है बीजेपी की जिनको कार्यकर्ताओं ने हरवा दिया, कांग्रेस को जितवा दिया, 50 हजार से 5-7 लोग जीत गए। अब वही टीम फिर से मैदान में आ गई है। क्या देखते हैं, क्या बीजेपी ने कुछ गलती कर दी या ये चेहरे इनको सहानुभूति मिल जाएगी, पिछले बार हार गए थे इनको जिता दो, ये फैक्टर चलेगा? देखिए मोहन जी, क्या है कि राजनीति में परिणाम बड़े चौंकाने वाले होते हैं। अब देखिए क्या है कि एक मैं मिसाल के तौर पे एक है ना रायपुर उत्तर सीट का उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए क्या है कि जीत हार एक अलग चीज है। कई बार जो बोलते हैं कि ये पराजित होगा वो भी जीत कर निकल जाता है। अब जैसे क्या है कि रायपुर उत्तर सीट में श्रीचंद सुंदरानी, केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, सुनील सोनी और अपना अगर सिंधी समाज से देखें तो एक और नाम था अमित चिमनानी और उदय जी भी थे, एक संत जी के बेटे संत युधिष्ठिर लाल जी के। तो ये सब कुछ नाम चल रहे थे, बड़ा अनएक्सपेक्टेड और बहुत मतलब है ना बीच से एक नाम उभर कर आया पुरंदर मिश्रा जी का। तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले हैं, जैसे भी चौहान जी ने कहा कि मतलब है कि वहां पे विनिंग कैंडिडेट को जो है भारतीय जनता पार्टी जो है अवसर देती है। अच्छी बात है और हर पार्टी यही चाहती है, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी भी जो है बड़ी जोखिम लेने के मामले में बड़ा जो है कहीं कुछ पीछे नहीं हटती। ये मैं आज के जो है लिस्ट को देखा और इस पर मैं समझ पाया। अब देखिए क्या है कि डमरूधर पुजारी जो विंद्रा नवागढ़ के जो थे वो तो सिटिंग एमएलए थे, बकायदा वहां पे उनको रोक के वहां पे जो है मतलब गोवर्धन राम मांझी को टिकट दे दी गई। और ये सब चीजें हैं। तो मतलब देखिए क्या है, पूर्वानुमान और कितने कयास और अटकलें कि कोई परिवारवाद नहीं चलेगा, ये नहीं, एक परिवार से एक टिकट, ये सब चीजें चलती है। लेकिन अगर होता है अवसर, भाई आप डॉक्टर रमन सिंह जी को लें और विक्रांत सिंह जी को लें, है तो एक ही परिवार, उनको भी संयोगिता जी को लें या प्रबल जी को लें, है तो एक ही परिवार। मैं नहीं बोलता हूं मैं कोई मतलब परिवार का कोई विरोध हो, अगर कहीं काबिल लोग हैं तो आप 3 को भी टिकट दे दीजिए। भाई जीत के आ रहे हैं तो पार्टी मजबूत होगी और वहां पे सदन में जो है आपकी उपस्थिति दर्ज होगी। तो कुछ दृश्य जो है आपने कार्यकर्ताओं पे जोर दिया मोहन जी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिछले बार जो एंटी इनकम्बेंसी तो थी ही थी, लेकिन मुझे भी जो मेरी भी बात होती थी तो वास्तव में उस समय कार्यकर्ता बड़ा थका सा और बुझा सा महसूस कर रहा था। तो अभी कुछ जो है मतलब जो लगातार मोदी जी के या अमित शाह जी के या और राष्ट्रीय नेताओं के जो दौरे हुए, सारी चीजें हुई और जिस हिसाब से जो वातावरण बना, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बुस्टअप तो हुआ है। लेकिन पर ये पुराने चेहरों से क्या उस पर असर पड़ेगा? देखिए पुराने चेहरों पे एक बात है मोहन जी, एकदम पुराने चेहरों को आप इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि हर एक बड़े के चेहरे के पीछे अगर कहीं संख्या है तो हजार, वो आंकड़ा 1000 में होता है। चाहे ब्रिजमोहन जी हो, चाहे राजेश मूणत जी हो, चाहे प्रेम प्रकाश पांडे जी हो, चाहे अजय चंद्राकर जी हो। मेरा तो ये मानना है कि ठीक है कि पराजित हो गए थे, लेकिन उनके पीछे खड़े होने वालों का आंकड़ा जो आप निकालेंगे तो 1000 में निकलेगा। अमर अग्रवाल जी को भी मैं मानता हूं बिलासपुर के बहुत। तो ये हम ऐसा तय नहीं कर सकते कि पिछली बार ऐसा हो गया तो अभी भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन हाँ, पिछली बार जैसा हुआ था और जो विस्फोटक नतीजे आए थे, मुझे नहीं लगता कि इस बार जो नतीजे ऐसे विस्फोटक आएंगे। ठीक है, विस्फोटक नतीजे नहीं आएंगे और इसलिए अनुभवी टीम के साथ बीजेपी मैदान में है। चौहान जी, अनुभवी टीम तो है लेकिन अब मुद्दों के फैक्टर की बात करें तो जो मुद्दे लेकर कांग्रेस जाती है, और आज ही मुख्यमंत्री का जो ट्वीट था उसमें छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात है, उसमें छत्तीसगढ़िया अभिमान की बात है, और आप लोगों के यहाँ फिर से वही सब चीजें, ये कहाँ टिक पाएगा? ऐसे में रमन सिंह की टीम वर्सेस छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, क्या टिक पाएगा? देखिए सबसे मेन बात यह है कि छत्तीसगढ़िया हम बोलते किसको है तिवारी जी, ये हम लोग को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। या तो मुख्यमंत्री जी बताएं कि छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान मंच सिर्फ कौन सी कौम से, कौन से इलाके से है, ये हमारे को बता दें बस। और उसके बाद आप छत्तीसगढ़िया तो एक और पार्टी है, एक नई पार्टी आई है तो जो सिर्फ छत्तीसगढ़िया के नाम से ही कोई पार्टी आई है, अमित साहू जी की, जी। अमित वर्मा की, अमित बघेल की, हाँ, तो वो आई है।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप खुद बताइए कि हम अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ियावाद, जो कि छत्तीसगढ़िया आप किसको बोलते हैं? आप क्या मोहम्मद अकबर को छत्तीसगढ़िया नहीं बोलते हैं? क्या आप वो जो मंत्री हैं, क्या आप दूसरे मंत्रियों को छत्तीसगढ़िया नहीं बोलते हैं? क्या आप अपने कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़िया नहीं बोलते हैं? जो और किनको छत्तीसगढ़िया बोलते हैं, आप ये बता दीजिए, स्पष्ट करिए। दूसरी बात ये है कि आप बोलते हैं, और ये एंटी इनकम्पेंसी की जो बात कही है, ये मैसेज है कि 2018 को जो चुनाव था वो एंटी इनकम्पेंसी ही नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि एंटी इनकम्पेंसी नहीं थी, लेकिन एंटी इनकम्पेंसी से ही हारे हैं। ये इसका मैसेज है कि हम एंटी इनकम्पेंसी के कारण ही नहीं हारे हैं, जो कि टीएस सिंहदेव जी ने भी बोला। जब उनसे पूछा गया कि क्या एंटी इनकम्पेंसी सबसे बड़ा कारण था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, 25% ही एंटी इनकम्पेंसी का हाथ था, 50% तो हमारे वादों का हाथ था। और जिस वादे के कारण टीएस सिंहदेव जी ने एक मंत्रालय छोड़ा, और टीएस सिंहदेव जी ने खुद बोला कि 12 में काम चल रहा है, और 12 तो हमने छुए भी नहीं है, और वो मैं गिना सकता हूँ कौन कौन से 12 आपने नहीं छुए हैं। आखिरी टिप्पणी, आखिरी नहीं, समय कम हो जाएगा ऐसे में। श्रीवास्तव जी, ये चेहरे पुराने जरूर हैं लेकिन अनुभवी हैं, और अब आप लोगों के ऊपर बर्डन है कि जो बातों को कहकर आप लोग सत्ता में आए थे, उन बातों का सवाल जवाब जो है ये बड़े चेहरे लेंगे। जी देखिए, मेरे बड़े भाई बहुत सम्मान में उनका करता हूं, उन्होंने कुछ बात अगर कही है तो मैं उसे काट नहीं सकता। इनके पांव के नीचे जमी नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं, और 2023 के चुनाव में जनता इन्हें सबक जरूर सिखाएगी। और रही बात, आपने अनुभव की बात करी है, तो मुझे लगता है हमारे यहाँ युवा तर्क के साथ अनुभव भी होगा, और निश्चित तौर पे इस बार हम 75 पार कर रहे हैं। हम तैयार हैं, भरोसे की सरकार बनने जा रही है, और तरक्की का गढ़ छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ मॉडल की गूंज पूरे देश में पहले भी थी। और यहाँ का रिजल्ट मैं आपको बता दूं, 75 पार जब होगा, हम फिर आपके चैनल पे डिबेट करेंगे मोहन जी, और निश्चित तौर पे यहाँ से संदेश पिछले बार भी गया था और इस बार 5 राज्यों में जाएगा, और 5 राज्यों में हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई सरकार जा, और रही बात प्रदेश में, ये ना तो इनके पास नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। ठीक है, चलिए ठीक है, सिर्फ 10 सेकंड जल्दी बोल दीजिए। हाँ, तिवारी जी, 5 राज्यों में ऐसा संदेश दिया था कि 3 राज्यों में 6 महीने के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों को मिला के 65 सीटें हैं। संदेश ऐसा गया था 5 राज्यों से कि 65 में से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, और भारतीय जनता पार्टी को 62 सीटें मिली थी। संदेश ये गया था। बस मेरी बात हो गई। ठीक है, चलिए, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग होते हैं, लेकिन दुबे जी अच्छे से बताएंगे। दुबे जी, क्या ये जो पूरी समीकरण को बिठाया जा रहा है, ये लोकसभा के हिसाब से भी तैयारी को देखते हुए इसको समझने की जरूरत है? देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी बिल्कुल मतलब है कि अगर कि केंद्रीय मंत्रियों की इस कदर छत्तीसगढ़ में हाजिरी हो रही हो, अमित शाह जी आ रहे हो, जेपी नड्डा जी जो है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हो, मनसुख मंडाविया जी आ रहे हो, और यहाँ पे जब उनकी यात्रा निकली थी तो उसमें तो केंद्र सरकार के न जाने कितने मंत्री आए, नाम पूछोगे तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, ना आप बता पाएंगे। तो ये तैयारी जो है विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी है, और मई में भी जो है बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आ सकते हैं मोहन जी। पार्टी किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा रोचक होगा। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आरंभ है, प्रचंड है, और ये आरंभ हुआ है तो ये मई तक खींचते चले जाएगा। हालांकि हमको उम्मीद है कि दिसंबर में निर्विवाद सरकार बनेगी, ताकि हम लोग को ज्यादा परेशान ना होना पड़े, वरना मई तक हम इसी उधेड़बन में रहेंगे कि किसकी बन रही है, किसकी गिर रही है। इन सब बातों से अलग हम चुनावी इस युद्ध के आगाज पर आज चर्चा में बैठे थे। समय कम है, इसलिए चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी ने हमें समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए ये चर्चा आज हम यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।